अब अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो जेडी वांस है, इनकी जो राजनीति वो है ट्रांजैक्शनल राजनीति है इनकी। मतलब कि वो मैं आपको क्या देता हूँ, आप मुझे क्या देते हैं। अगर अमेरिका को लग रहा है कि ईरान के साथ वो डील कर लेंगे, बहुत बड़ा देश है ईरान, 9 करोड़ लोगों का, 90 मिलियन, बिल्कुल। सबसे बड़ा देश है पश्चिम एशिया का, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, बहुत स्टेबल है, बहुत रिसोर्सेज है। अगर हमको उनके साथ डील हो गई तो इसराइल की क्या जरूरत है। जेडी वांस जो मेरे ख्याल से थोड़े उनके कैबिनेट में एक शख्स हैं जो काफी सुलझे हुए हैं और हमेशा जंग के खिलाफ रहे, उनको साइडलाइन कर दिया गया था क्योंकि मार्को रूबियो बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे। तो उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इसराइल के लोग, अभी इसराइल ने बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है अमेरिका का, खास करके ट्रम्प का, कि आप क्यों डील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इसराइल को मैसेज दिया, आप 90 लाख के देश हैं और आप हर चीज को, लोगों को मार के हर चीज का सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी तौर पे देखें तो जो हम लोग एक नया विश्व, नई दुनिया जो उभर के आ रही है पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से, उसमें चीन का भी हाथ है, उसमें ब्रिक्स का भी रोल है, और नए देश उभर के जो आ रहे हैं, नई नई ताकतें उभर के आ रही हैं। अमेरिका देखिए, अमेरिका भी में भी एक महाशक्ति है, उसका इंटरेस्ट अलग है। उस और ईरान का और इसराइल का इंटरेस्ट अलग है। इसराइल का इंटरेस्ट है कि हम अपने कैसे अपनी सीमाओं को और बढ़ाएं, उससे तो इसराइल का इंटरेस्ट नहीं है। और 90 लाख का देश है, ना बहुत बड़ा मार्केट है, ना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और ना बहुत बड़ा कोई कुछ है नहीं वहां पे। खासकर लोग बोलते हैं कि उसको हुआ, इसराइल ने बहुत बना के रखा हुआ, अब क्योंकि उनकी सैनिक शक्ति, लेकिन सैनिक शक्ति देखिए, और जेडी वांस ने ये भी उनसे कह दिया कि आपकी जो सैनिक शक्ति है वो भी हम पे निर्भर करती है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान शोभन सक्सेना, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और ब्राज़ील में रहते हैं, साओ paulo में। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में फॉरेन एडिटर रह चुके हैं और अब वहाँ से लैटिन अमेरिका से द हिंदू के लिए लिखते हैं और कई जगह लिखते हैं। तो शोभन, आपका स्वागत है। पर और हम लोग आज बात करेंगे ये जो ईरान और अमेरिका की जो युद्ध समाप्ति की ओर जो बतलाया जा रहा है। आज इतवार के दिन हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं जब स्विट्जरलैंड में जेडी वैंस और ईरान के लोग और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सब लोग मिल के वो वहाँ पे आज साइन होने वाला है जो मसौदा है। और पर मोटे तौर पे एक सहमति बन गई है। पर इससे पहले जो है, ये भी एक बहुत मजेदार बात है कि जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय फीफा का वर्ल्ड कप भी अमेरिका में चल रहा है और आप ब्राज़ील में बैठे हैं, तो जो कि अपने आप में एक दावेदार देश है, जिसको समझा जा रहा है कि वो जीतने वालों में उसका नाम हो सकता है, शायद हो। तो वहाँ पर उसको कैसे देखा जा रहा है फुटबॉल को? पहले बात तो निधीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर खाना में फिर से एक बार दावत दी, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। हाँ, हम लोग जंग पे तो बात करेंगे, जंग जो खत्म हो रही है, खत्म होने के आसार हैं। लेकिन फुटबॉल तो, ब्राजील को फुटबॉल का देश कहा जाता है, होम ऑफ फुटबॉल। हालांकि होम ऑफ फुटबॉल असल में तो इंग्लैंड है, क्योंकि वहाँ पे इसका जन्म हुआ, वहाँ से वो फिर पूरे अंग्रेज पूरी दुनिया में ले गए, क्योंकि ब्राजील ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, हम्म। जो कि किसी और देश ने नहीं जीता है। और बड़े बड़े नामी खिलाड़ी हुए हैं जो सबको जानते हैं, पेले हैं, वो चाहे जीको हों और सोक्रेटिस हों, तो दुनिया में मशहूर है। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि वो यहाँ की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। दो ही हैं यहाँ पे, एक कार्निवल है और एक फुटबॉल है। और फुटबॉल में तो बहुत यहाँ ट्रैवल किया है, छोटे छोटे गांव में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो एक चर्च होता है, वो थोड़ा हाइट पे होता है। उसकी वजह थी क्योंकि जब वो चर्च में बेल होती थी, उनको लगता था कोई खतरा है, तो वहाँ से बेल बजा के पूरे गांव को सावधान कर दिया जाता था। और उसके नीचे एक फुटबॉल की फील्ड होती है, उसमें और बहुत अच्छा उसको मेंटेन करके रखते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे गाँव में भी मेंटेन, क्योंकि वो लोगों के मिलने जुलने का एक जगह है। सब लोग मिलते हैं, खेलते हैं, बच्चे बच्चे सब, पूरा पूरी, तो एक कम्युनिटी जो आप कह सकते हैं, समुदाय की जो आदान प्रदान होता है जैसे हमारे मोहल्लों में नाटक होता है, कुछ होता है, सब लोग मिल जाते हैं, तो वो होता है। तो उस बड़ा यहाँ पे है। और जब वर्ल्ड कप होता है तो ब्राजील में माहौल एकदम बदल जाता है। लेकिन मैं कहूँगा इस बार थोड़ा माहौल थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है। उसकी कुछ वजह यह है तो कि बहुत से लोग जाना चाहते थे अमेरिका, लेकिन वो अब आइस का खतरा जो अमेरिका में हो गया है, वीज़ा मिलने की खतरा, तो बहुत लोग कम गए। अभी मैं एयरपोर्ट गया था किसी को छोड़ने, तो एयर कनाडा की एयरलाइन में तो लाइन लगी हुई थी, बड़ी लंबी, लोग कनाडा जा रहे हैं, मैक्सिको जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड एयरलाइंस की लाइन लगभग खाली थी, कुछ कम जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ब्राजीलियन रहते हैं अमेरिका में,
हुँ, बड़ी संख्या में रहते हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी मायूसी टीम को लेके भी है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से ब्राज़ील का पहला गेम जो था मोरक्को के खिलाफ खेला उन्होंने, 1-1 ड्रॉ हो गया। तो उसमें लोग मायूस हो गए काफ़ी, कि उनकी उम्मीद थी कि ब्राज़ील जो है बहुत बुरी तरह से पिछाड़ेगा मोरक्को, लेकिन मोरक्को ये पिछली बार का सेमीफ़ाइनलिस्ट है। ये लोग, इस बात को लोग भूल गए। जो 2022 हुँ, में वो तो सेमीफ़ाइनल तक पहुँचा था और फाइनल तक पहुँचने की भी उनकी उम्मीद थी। तो मोरक्को की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है, उसमें 8 प्लेयर तो उनके जो फ्रांस में उनकी पैदाइश है। हुँ, वो और खेलते मोरक्को के लिए हैं, क्योंकि वो फ्रांस की टीम में उनके लिए जगह नहीं है इसलिए। हुँ, और दूसरा गेम जो हाइती के खिलाफ हुआ, उसमें 3-0 से जीते और उसके फिर भी टीम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि 6 गोल होने चाहिए। देखिए, ब्राज़ील में कहते हैं कि ब्राज़ील में के 2 पद बहुत महत्वपूर्ण है। पहला राष्ट्रपति और दूसरा है फुटबॉल टीम का कोच। क्योंकि उसके जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग 22-23 करोड़ लोग जो हैं उसको देख रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करने के बैठे हुए हैं। स्टेक्स ठीक है? बहुत ज़्यादा तो हाई हो जाते हैं ज़ाहिर तौर बहुत पे। ज़्यादा, हाँ। तो बहुत इमोशनल है। खेल की जंग से जंग के खेल की तरफ लौटते हैं। और मेरे ख्याल से ये शोभन हुँ, दिलचस्प है। हमको ना फीफा के बारे में अलग से बात करनी चाहिए कि पूरा का जो, क्योंकि मेरे ख्याल से भारत में फुटबॉल को लेकर एक अजीब-सा वो हमारे लिए ना, जैसे क्रिकेट को लेकर हम बहुत ज़्यादा बहुत उत्तेजित, उत्साहित, एकदम लगभग धार्मिक हो जाते हैं। वैसा फुटबॉल को लेकर शायद बंगाल और केरल में शायद कुछ जगह है, बट पूरे भारत में ये नहीं दिखलाई पड़ता। और जाहिर तौर पे हम उस पूरे मज़े और उस पूरे इकोसिस्टम से बाहर ज़्यादा रहते हैं। पर लौटते हैं इस बातचीत पे जो हम करना चाह रहे थे आज, कि ये जो समझौता की जो मसौदा जो साइन हो रहा है जेडी वांस और ईरान के लोगों के बीच और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच, और इसका हासिल क्या रहा, ये जो 2.5 महीने चला है। 28 फरवरी को ये शुरू हुआ था और अब आज जो है 22 जून है, जब ये एक तरह से अ, ऐसा लगता है कि शायद खत्म हो जाएगा इसके बाद भी। हालाँकि अभी भी लेबनान को लेकर सवाल उठे हुए हैं, इज़राइल वहाँ भी अभी भी हमले किया जा रहा है। 14 सूत्री समझौता हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। अ, हुँ। आधिकारिक तौर पे अमेरिका ने उसको युद्ध कहा भी नहीं, ये कहा कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ हो रही है, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो इसको आप कैसे पैराफ्रेज़ करेंगे हिंदी के दर्शकों के लिए, शोभन, कि इसको कैसे समझें? क्योंकि इस युद्ध के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है उधेड़ दी गई हैं, जो उघड़ भी गई हैं, जो जो छिपी हुई थी। उसमें भारत भी है, उसमें इज़राइल भी है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प भी है, उसमें ईरान को भी जैसे समझा जा रहा था वो भी है, उसमें गल्फ़ स्टेट्स शामिल हैं, उसमें नेटो भी शामिल है। तो दुनिया को एक तरह से, जैसा हम देखा करते थे उस फरवरी से पहले, 28 फरवरी से पहले, और अब हम जब देखेंगे तो क्या फ़र्क आया है? देखिए, 28 फरवरी से पहले की जो दुनिया थी, आपकी दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। और फ़र्क इसलिए आया है कि जो एक हम लोग पहले भी इस बारे में हम बात की कि जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बना हुआ 1945 से बना हुआ था, कि उसमें अमेरिका की हमेशा एक तरह से आप दादागिरी भी कह सकते हैं, या उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा हर जगह। उन्होंने सोवियत यूनियन को भी उन्होंने कहा कि हमने हरा दिया, शीत युद्ध में हरा दिया, और वो चाइना के साथ भी कर रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, वो दुनिया वो नहीं रही, और ख़ास करके जो हमारा पश्चिम एशिया का जो इलाका है, हुँ, उसके लिए तो पूरी तरह से वो परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। हुँ, देखिए, जो 14 पॉइंट की आपने बात की, ये एमओयू है। हुँ, एमओयू का मतलब क्या होता है कि एमओयू है आपका आपकी आपके इंटेंशन को दर्शाता है, कि आपकी नीयत है कि आप आगे समझौता करेंगे। ये तो हुँ, साइन हुआ ही है, इसके साथ-साथ मैंने ये भी कुछ लोगों से कि खबर आई कि इसके साथ और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स साइन हुए हैं, जो डिटेल्स में हैं, कि न्यूक्लियर डील में क्या होगा। ईरान के जो एनरिचमेंट है, उनका जो न्यूक्लियर वो है मटेरियल, उसका क्या होगा, काफ़ी सारी बातें हैं, और अभी जिनेवा में सारी स्विट्ज़रलैंड में आगे और बढ़ेंगी। देखिए, पिछले 40 साल से 1979 से जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तो अमेरिका की जो पूरी पॉलिसी रही है, ख़ास करके जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, हम लोग पश्चिम एशिया कहते हैं, कि किस तरह ईरान की घेराबंदी हो। तो जो उन्होंने अरबों-खरबों डॉलर दिए हैं इज़राइल को, ये अपने 13-14 उनके मिलिट्री बेस बनाए, और जो इराक के खिलाफ जंग हुई, उस सब का मकसद एक ही था कि ईरान को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि ईरान के साथ ना उनके राजनयिक संबंध नहीं रहे,
ना उनको कोई वहाँ से बिज़नेस होता है, व्यापार होता है। तो और उनके लिए ईरान एक एक सब सिंबल ही बन गया था, एक रेज़िस्टेंस का, कि अमेरिका का जो एक सुपर पावर का रोल है, उसको चैलेंज कौन कर रहा है? ईरान चैलेंज कर रहा है। तो ईरान को गिराना उनके लिए बहुत ज़रूरी रहा है। ये उनकी कोशिश रही। तो उन्होंने रिजीम चेंज, तख्ता-पलट की कोशिश भी हुई ईरान में, तरह-तरह की बगावतें हुई, टेररिज़्म भी हुआ, और ये जो जंग हुई है उसका आखिरी उसका पहलू था। कल्मिनेशन जैसा था। कल्मिनेशन हो कि अब जंग करके इसको हम खत्म करते हैं। और उन्होंने जो अयातुल्लाह की जो हत्या हुई, और इसी में उन्होंने शायद इसी इंटेंशन से किया था कि वो उनको मारेंगे, जनरल्स को मारेंगे, उनके जो सलाहकार हैं, बहुत 40-45 लोग मारे गए और बहुत सारे साइंटिस्ट मारे गए। तो उनको लगा कि ईरान का जो स्टेट है, वो वो बिखर जाएगा, हेडलेस हो गया है, गिर जैसे वो हेडलेस मतलब हेडलेस हो जाएगा, वो गिर जाएगा। सिर काट दिया है आपने और उसका। फिर काट दिया, हाँ, जो डिकैपिटेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक, आपने पूरा सर उड़ा ही सर दिया, तन से जुदा। जड़ जोड़ कर दिया। और इसमें इज़राइल का रोल यह है कि इज़राइल ने बहुत उकसाया अमेरिका को। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, कि अगर ये स्ट्राइक होगी तो ईरान जो है गिर जाएगा, उसकी ना इकॉनमी भी ढह जाएगी, वहाँ पे शायद रिवोल्ट हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएँगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके उल्टा ये हो गया, ना कि ईरान ईरान केवल सर्वाइव किया ईरान ने, बल्कि अमेरिका के जो बेस थे, उनको ध्वस्त कर दिया ईरान ने। और इज़राइल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसकी खबरें कम आती, क्योंकि वहाँ पे एक तरह की मिलिट्री सेंसरशिप है, आपको कभी दिखेगा नहीं, वीडियो वहाँ पे क्या हुआ, इतनी मिसाइलें जो गिर रही हैं वहाँ पे, उसके वीडियो दिखते हैं, लेकिन कहाँ गिरा है, किस मिलिट्री बेस पे गिरा है, किस एयर बेस पे गिरा है, वो आपको कभी दिखेगा नहीं, और खबर आती नहीं है, बहुत कम खबर आती है। तो इज़राइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये पूरा जो इनकी जो कोशिश थी, पूरी फेल हो गई। अब अमेरिका की जो प्रेज़िडेंट है अब इस वक़्त, डोनाल्ड ट्रम्प, और उनके जो जेडी वांस हैं, इनकी जो राजनीति वो है, ट्रांज़ैक्शनल राजनीति है इनकी। मतलब कि वो, मैं आपको क्या देता हूँ, आप मुझे क्या देते हैं। अगर अमेरिका को लग रहा है कि ईरान के साथ वो डील कर लेंगे, बहुत बड़ा देश है ईरान, 9 करोड़ लोगों का, 90 मिलियन, बिल्कुल। सबसे बड़ा देश है पश्चिम एशिया का, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, बहुत स्टेबल है, बहुत रिसोर्सेज़ हैं। अगर हमको उनके साथ डील हो गई, तो इज़राइल की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इज़राइल तो उन्होंने यूज़ किया एज़ अ मिलिट्री बेस हमेशा, उस पूरे एरिया को इलाके को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, अब ख़ास करके ईरान के साथ करने के लिए। अब इस यूएस को समझ में आ गया, इनके जो बेस थे, वो उनके लिए एक परेशानी बन गए। और बहुत बढ़िया, मैंने जो 14 पॉइंट पढ़ रहा था, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि यूएस जो है, अपनी सेना को ईरान के आस-पास से हटाएगा। उसमें ये क्लैरिफ़ाई नहीं किया उन्होंने कि जो अभी उन्होंने भेजी है, कि जो मिलिट्री बेस थे, उनको भी हटाया जाएगा। उसको दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं। उसकी डिटेल्स बाद में आएँगी। मेरे ख़्याल से कोई भी देश, बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतार हो, और चाहे सऊदी अरेबिया हो, नहीं चाहेगा कि अमेरिका की बेस वहाँ पे रहें, क्योंकि वो उनके लिए अब ये सरदर्द बन गए। आपने बिल्कुल। बेस दिया उनको कि हमारी रक्षा होगी उससे। वो आपके लिए रक्षा नहीं, वो आपके सरदर्द बन गए आपके लिए। तो आप क्यों उसको करेंगे? और अगर आपकी डील हो जाती है ईरान के साथ, तो सब लोग चाहेंगे कि ईरान के साथ व्यापार करें। ईरान के पास तेल है, गैस है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो क्यों चाहेंगे मिलिट्री बेस है कि हम उनसे, ईरान से बार-बार पंगा लें। तो मोटा-मोटी तौर पे देखें तो जो हम लोग, एक नया विश्व, नई दुनिया जो उभर के आ रही है, पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से, उसमें चीन का भी हाथ है, उसमें ब्रिक्स का भी रोल है, और नए देश उभर के जो आ रहे हैं, नई-नई ताकतें उभर के आ रही हैं। तो ये उसका हिस्सा है, एक बहुत बड़ा भारी परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, रियल टाइम में एकदम से। और देखिए, अब तो डोनाल्ड ट्रम्प तो गाली-गलौच पे उतर आए हैं इज़राइल के खिलाफ। हम लोग उस तरह की वो भाषा इस्तेमाल मतलब यहाँ उन्होंने नहीं कर किस-किस सकते। को गाली और नहीं जो दी, मतलब इस पूरे आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प पे हम अलग से बबल अप करते हैं इस बातचीत में। पहले एक जो पूरा जियोपॉलिटिक्स के बारे में जैसे आप पैराफ्रेज़ करें उसको खत्म कर लें, फिर डोनाल्ड ट्रम्प ठीक पे है, अलग से एक एक बबल अप करते हैं, ताकि वो अपने आप ठीक में खुद ही एक विषय हैं दरअसल। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को, ये जेडी वांस जो मेरे ख़्याल से थोड़े सुल उनके कैबिनेट में एक ही जो एक शख्स हैं जो काफ़ी सुलझे हुए हैं, और हमेशा जंग के खिलाफ रहे, उनको साइडलाइन कर दिया गया था, क्योंकि मार्को रूबियो बड़ी अच्छी पोज़ीशन में आ गए थे। तो उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इज़राइल के लोग, अभी इज़राइल में बहुत क्रिटिसिज़्म हो रहा है अमेरिका का, ख़ास करके ट्रम्प का, कि आप क्यों डील कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, इज़राइल को मैसेज दिया, आप 90 लाख के देश हैं, और आप हर चीज़ को, लोगों को मार के हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपने गाज़ा में कत्लेआम किया, उन्होंने ये नहीं कहा गाज़ा में किया, लेबनान में आप लोगों को मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, ईरान में आप कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने, आप इज़राइल को उनकी जो कहते हैं कि पोज़ीशन दिखा दी, आप 90 लाख के देश हैं, और वही आपकी स्थिति। और एक तरह से हम बता दें कि
कि क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, अब ईरान के साथ अगर संधि होती है, तो यही इज़राइल को सबसे बड़ा डर यही है कि इज़राइल का जो रेलेवेंस था, वो खत्म हो गया। है ही नहीं आपका, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा, हालाँकि लोग कहते हैं ज्यूइश लॉबी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो सब बातें अपने आप में सही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका ने इज़राइल को इस्तेमाल किया है एज़ अ मिलिट्री बेस पूरे उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए, हमेशा। चाहे वो जो गाज़ा की जंग हुई, उसमें भी यही हुआ, और जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसी उसी कोशिश में हुआ कि ईरान को हम खत्म कर देंगे और फिर पूरा इस इस इलाके का, पश्चिम एशिया का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन वो पूरा क्योंकि नाकाम हो गई, तो अब ये आपस में उनका झगड़ा भी होगा और ये इज़राइल के लिए बड़ी मुसीबतें बढ़ेंगी अब। अमेरिका अपना जो इंटरेस्ट है, उसको उसको दाँव पे नहीं लगाएगा। अगर उसके ईरान से संबंध नॉर्मल हो जाते हैं, ईरान देखिए बहुत बड़ा देश है, 9 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं। उसकी इकॉनमी अगर खुलेगी तो उसमें अमेरिकन कंपनीज़ जाएँगी, वो भी पैसा बनाएँगी, यूरोप की कंपनियाँ जाएँगी, सब लोग जाएँगे। तो एक तरफ 90 लाख, एक तरफ 9 करोड़ और स्टेबल देश, बहुत बड़ी तहज़ीब। तो आप और जब आप परिपक्वता बहुत मैच्योरिटी के साथ ईरान पेश आया है पूरे इस दोनों तरफ से लड़ाई के समय भी और बातचीत के समय भी। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प एक एक वो देखिए टेलीविज़न में उनका इतिहास रहा है, वो रियलिटी टीवी शो करते थे। बड़ा बेहुदा, बड़े वाहियात किस्म का अप्रेंटिस करके एक शो था, वो करते थे। और वो न्यूयॉर्क से आते हैं, वहाँ की रियल एस्टेट के बिज़नेस है। उनका वो मेरे ख़्याल से वो ऑप्टिक्स के बारे में सोचते हैं, वो टीवी के बारे में सोचते हैं कि मैं जो काम करूँगा, वो टीवी पे कैसे दिखेगा। देखिए उन्होंने G7 में गए, वहाँ से फ्रांस गए, वहाँ पे उन्होंने जो एमओयू ईरान के साथ वहाँ पे बैठ के वर्साई में साइन किया। वहाँ पे उसपे दस्तखत किए। तो उनको पता है कि वर्साई की क्या अहमियत है इतिहास में, वो जानते हैं। और G7 का जो पूरा एजेंडा था, उन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया, क्योंकि G7 की जो एजेंडा, वो ईरान नहीं था। वहाँ पे और किसी विषय पे बात हुई, इकोनॉमी के बारे में बात हुई, G7 का क्या मुद्दे, किसी चीज़ पे बात नहीं, वो पूरा मुद्दा बन गया कि ईरान के साथ हम डील कर रहे हैं। अब वो एक पीसमेकर बन गए डोनाल्ड ट्रम्प, कि मैं तो आ गया यहाँ पर कर लिया। अब इन्होंने जो 60 दिन का समय दिया है कि 60 दिन में हमने एमओयू के बाद 60 दिन में हमारी बातचीत चलेगी, उसके बाद एक और समझौता होगा, बड़ा समझौता। देखिए हम लोग जून में हैं, 60 दिन का मतलब कि हम अगस्त के अंत या सितंबर में पहुँचे। सितंबर में जी20 की मीटिंग होनी है अमेरिका में, और उससे पहले वो इसको समझौता करके फिर वहाँ पे भी बड़ा इस तरह का वो ड्रामा करेंगे, देखो मैंने उससे पहले समझौता कर लिया। अभी चीन गए थे, शी जिनपिंग को इनवाइट करके आए हैं जी20 के लिए। और फिर मिड टर्म इलेक्शन, तब तक ये फीफा वर्ल्ड कप भी उनका खत्म हो जाएगा, उसके सितंबर में डील होगी, जी20 होगी, अक्टूबर में, नवंबर में उनका मिड टर्म इलेक्शन है। और उससे पहले वो चाहते हैं कि जो अमेरिका में इन्फ्लेशन हो गया, दाम बढ़ गए हैं, तेल के हों, गैस के और तमाम चीज़ों के बढ़ गए हैं, वो कम हो जाए। तो यही वजह है उसका जो उन्होंने डील, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े वो शांति के दूत हों, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, उसको प्रभावित कर सकता है। उसको बर्बाद तो नहीं कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और उसका असर, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हाँ, असर हमारे पर नहीं होगा, लेकिन ये गलत असर हो रहा है वहाँ से। खबरें आ रही हैं इस तरह की, अमेरिका में लोग सफ़र कर रहे हैं, और अमेरिका में लोग इसी चीज़ पे वोट देते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है किसी भी चीज़ का। उनको इस बात से ईरान की जियोपॉलिटिक्स क्या है या इज़राइल की जियोपॉलिटिक्स से मतलब नहीं, उनको कि वो जो ब्रेड खरीद रहे हैं, अंडे खरीद रहे हैं, मीट खरीद रहे हैं, या अपनी गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं, उसका भाव कितना, ये बहुत वहाँ पे मैटर करता है। और कोई भी राष्ट्रपति उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। जो बाइडेन के हारने की वजह भी ये थी कि उनकी इकोनॉमी पे कंट्रोल उनका नहीं रहा, दाम बढ़ते गए। ईरान पर क्या इसका हासिल क्या है और उनको चुनौतियाँ क्या हैं इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ईरान को जो उससे हासिल हुआ, ईरान की जो स्थिति थी वो पश्चिम एशिया में बहुत मजबूत हो गई। जो कि था कि सब लोग कहते थे कि ईरान अलग-थलग है, उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, उनके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता। अगर ये डील 60 दिन में पूरी अच्छे से उस पे दस्तखत हो जाते हैं दोनों तरफ से, जो कि मेरे ख्याल से होगा, इज़राइल कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से कि इसको उसमें डिले हो, लेकिन उनको भी धीरे-धीरे बात समझ में हो जाएगी कि उसको शायद वो उसमें डिले कर सकते हैं, उसको थोड़ा देरी कर सकते हैं, लेकिन उसको अब वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ज़मीनी हकीकत जो है, पूरी तरह से बदल चुकी है वेस्ट एशिया में। तो सबसे बड़ी बात जो अगर उसमें जो है पॉइंट है कि ईरान के खिलाफ जितने सैंक्शंस लगे हुए थे आज तक के,
इंक्लूडिंग यूएन हाँ, के सैंक्शंस, यूरोप के सैंक्शंस, वो हटेंगे। उसका क्या मतलब है? ईरान अपना तेल, गैस और जो अपनी और चीज़ों को जो बेचना चाहता है, वो बेच सकता है खुलेआम बाज़ार में, और दूसरे देशों के साथ वो अपनी तिजारत व्यापार कर सकते हैं। और उनके जो पिछले 40 सालों से उनके जो फंड्स हैं बहुत सारे, $300 बिलियन के फंड हैं, जो कि उन्होंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं यूरोप के बैंकों में, और या मिडल ईस्ट के बैंकों में, कतार के बैंक और दूसरे में है, वो उनको वापस मिलेंगे। जी, ये बहुत बड़ी रकम है। $300 बिलियन की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। और ईरान में देखिए, ईरान ने शायद हम कह सकते हैं जंग जीती है, लेकिन नुकसान तो ईरान का हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। कि 20-30 दिनों तक लगातार बमबारी हुई है उनकी रिफाइनरीज़ पे, तबाही, काफ़ी तबाही हुई है ईरान के अंदर। वो फिर जान-माल का स्कूली नुकसान तो लड़कियों हुआ को ही है। मारा, मेनाप बच्चा मेनाप हाँ, जो उनका। हाँ, हुँ, हाँ, तो उसको उसको फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ईरान को रकम चाहिए, वो रकम मिलेगी। तो ये वो मेरे ख़्याल से अब ईरान के अंदर जो है खुशहाली आएगी, उनकी जो है तरक्की होगी। और जो ना केवल ये रकम मिलने की वजह से, बल्कि वो अपना, देखिए ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही है कि वो सैंक्शंस की वजह से अपना तेल, गैस दुनिया में बेच नहीं पाते हैं। और भारत उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत तो ईरान से बहुत सारा तेल खरीदता था, फिर वो पहले 2010 में सैंक्शंस लगे, फिर 17 में लगे, 2019 तक आते तो वो ज़ीरो हो गया। हालाँकि एक हालत स्थिति ऐसी थी कि ईरान इंडिया को भारत को रुपए में दे रहा था तेल। जी। अब वो अब तो अगर अब भारत को तो तिल चाहिए, हम तो 80% शायद वहाँ से अपना इम्पोर्ट करते हैं दुनिया से। तो अगर, और देखिए तेल के दाम कितने गिर गए, 126 पहुँच गए थे, अभी $80 तक आ गए हैं। और ये अगर ये संधि पूरी तरह से साइन हो गई तो हो सकता है कि और कम आ जाए। और तो हमको तो उससे बड़ी आसानी हो जाएगी, उनसे ईरान के साथ तेल खरीद लेंगे। और ईरान के राजनीतिक संबंध जो नहीं है देशों से, जो जीसीसी के देश हैं, गल्फ के देश हैं, सऊदी अरेबिया के साथ तो हैं, लेकिन जैसे एमिरेट्स है, दुबई है, बहरीन है, कुवैत, मेरे ख्याल से वो भी अगर ईरान ईरान की डील जब अमेरिका के साथ हो जाती है, ये तो अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं, उनकी तो कोई पोज़ीशन है नहीं। वो तो वही पोज़ीशन पे लेके चलेंगे जो अमेरिका की पोज़ीशन है। और अब उनको भी साफ़ हो गया कि अमेरिका के बेस होने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया कि अमेरिका वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था ईरान चाहता तो। उनके तो दुबई में, शारजाह में तो पानी भी नहीं है। वो तो उनके डिसैलिनेशन के प्लांट्स हैं, उससे वो पानी को साफ़ करके, समुद्र के पानी को साफ़ करके सप्लाई करते हैं। अगर ईरान उस पे अटैक कर देता, उनको तबाह कर देता, तो ये तो इस गर्मी के मौसम में जहाँ 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो वहाँ पे तो सर्वाइव करना ही मुश्किल नहीं है। तो अब उनको सब देशों को समझ में आ गया है कि ये जो ईरान के साथ लड़ाई है, एक तो उनकी लड़ाई नहीं थी, वो अमेरिका की लड़ाई थी, इज़राइल की लड़ाई थी, उसका कोई फ़ायदा है नहीं उनको करने का। तो मेरे ख़्याल से अभी 60 दिन का समय हो सकता है, 60 दिन में ना हो, 90 दिन में हो या 6 महीने में हो, लेकिन डील तो होनी है। इसमें देरी हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं कि नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो एक और चीज़ जो हुई कि 28 फरवरी से पहले ईरान एक अलग-थलग देश था और अब इज़राइल एक अलग-थलग देश हो रहा है इस समझौते के बाद। ये एक बड़ा हुँ, फ्लिप है मेरे ख़्याल से, जो आप बता रहे हैं शोभन, उसके हिसाब से भी। और जो दुनिया में जो लोग जिस तरह से चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसकी तरफ से कि वो अब पारिया या अब जो वो अछूत की तरह देखा नहीं जाएगा ईरान। इज़राइल जो है बहुत ज़्यादा अकेला पड़ता जा रहा है और उसमें फिर हम लोग अब इस पे भारत पे आते हैं, क्योंकि अभी फ़ाइनेंशियल टाइम्स में भी छपा है कि कैसे भारत अकेला देश है जो इज़राइल के साथ दिखलाई पड़ रहा है, जबकि दुनिया में सब लोग जो है, चाहे वो यूरोप के 2 दे हैं, चाहे अमेरिका के भीतर जो लोग हैं वो गल्फ स्टेट्स तो हैं ही, ईरान और बाकी सारी दुनिया जो है वो इज़राइल को इतनी लानत मनामत करती रहती है उसकी। पर भारत जो है वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चिपका पड़ा है इज़राइल के साथ। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? देखिए आपने जैसे ईरान की बात, ईरान ईरान की जो छवि की बात की, वो ना केवल इसलिए कि ईरान के लोगों ने जिस तरह से मुकाबला किया, देखिए 2 महाशक्तियाँ, इज़राइल हालाँकि एक सैनिक महाशक्ति तो है ही, इकोनॉमी हुँ, के टर्म्स में ना हो, और अमेरिका, और ये दूसरे देश भी उसमें, सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। अभी वो खबरें धीरे-धीरे आ रही हैं। उसके बावजूद ईरान डटा रहा। मैं तो यहाँ बैठा हूँ ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, देख रहे हैं यहाँ पे, जो लोग ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनका ईरान में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ईरान में क्या होता है, वो भी ईरान के बारे में बहुत कुछ जान गए। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी उम्मीद, जो हमारा ग्लोबल साउथ बोलते हैं, या थर्ड वर्ल्ड बोल सकते हैं, अब तो ग्लोबल साउथ बोला जाता है। लोगों को उम्मीद भी दी है हुँ, बहुत ज़्यादा कि आप एक महाशक्ति से मुकाबला कर सकते हैं, अगर आपके पास वो क्षमता है, लोगों के पास वो क्षमता है। तो ये तो पहली बात हुई।
जहाँ तक इसराइल की बात है और इसराइल के भारत के संबंध की बात है कि जेडी मैं वापस जाऊँगा जो जेडी वांस ने कहा अभी। जेडी वांस ने कहा कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इसराइल को सपोर्ट करता है और दुनिया का कोई उन्होंने कहा दुनिया में और कोई देश आपको सपोर्ट नहीं करता और शक्तिशाली देश हम ही केवल सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि $4 बिलियन तो हर साल देते हैं वो उनको इस मदद के लिए। और भारत का और इसराइल का जो जो पूरा व्यापार है वो शायद $2.3 बिलियन का है, जो कि भारत का पूरा व्यापार $900 बिलियन का है, तो 0% होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि खास करके सोशल मीडिया में इस तरह बहुत चलता है, बहुत लोग करते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। बहुत सारे फेक अकाउंट हैं इंडियंस के जो कि वो इसराइल से पोस्ट कर इस तरह की बातें चलती हैं कि इसराइल के साथ खड़े हैं। भारत को इसराइल के साथ खड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इसराइल का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट बहुत अलग है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम जो है जो मध्य पूर्व के देश हैं उनके सबके साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हों। हालाँकि लोग उसको कि देखते हैं कि कैसे उसको एक मज़हबी रंग दिया जाता है, कि कैसे इसराइल जो है अकेला एक ज्यूश देश है। चारों तरफ मुसलमान देश हैं उसके बीच में, लेकिन वो बहुत जम के खड़ा हुआ है, सबको सबको कंट्रोल कर रखता है, जो कि बात सही नहीं है। ये मज़हब की बात नहीं, क्योंकि इज़राइल के संबंध देखिए सऊदी अरेबिया के साथ तो बड़े अच्छे संबंध रहे उनके साथ, एमिरेट्स के साथ भी रहे। और वो भी नेतन्याहू ने तो खुद ही उन्होंने पोल खोल दी कि वो इस जंग के बीच में ओमान गए थे और जो अमीराती लीडर्स हैं उनके साथ मिले थे, वहाँ मिले थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी अपने आप में एक अजब बात है, क्यों उन्होंने किया? अगर आपको कोई देश आपको सहयोग दे रहा है खुफिया तरीके से, आप उसको क्यों एक्सपोज़ कर रहे हैं? तो बिल्कुल, इज़राइल की कोशिश में रही कि ईरान के संबंध गल्फ़ के जो और देश हैं उनके साथ कभी अच्छे ना हो पाएँ। क्योंकि ये इज़राइल का जो लगता है उसका वजूद इसी की वजह से है। वो उसी बात में वापस बिल्कुल। जाएँगे कि उसके जो वजूद पे अब खतरा हो गया। देखिए जब उन्होंने गाज़ा पे बमबारी कर रहे थे, वहाँ पे जेनोसाइड कर रहे लोगों को मार रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा कि इज़राइल बहुत बड़ा खतरा ले रहा है। पूरी दुनिया देख रही है देखिए उसको। कुछ कर ना पाए लेकिन बिल्कुल, दुनिया देख रही थी उसको। और इज़राइल की जो छवि खराब हो गई है और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद इसके बारे में कहा है कि तुम्हारी छवि इतनी खराब हो चुकी है और हम मेरी वजह से तुम बचे हुए हो। और उन्होंने हुँ। नेतन्याहू को कहा है कि तुमको जेल में होना चाहिए था, मेरी वजह से तुम गद्दी पे हो। तो ये हालत हो गई है। देखिए मतलब देखिए वही हमने इस बारे में पहले बात की हालाँकि थी ट्रम्प कि ट्रम्प 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 के बयानों के बारे में अब ये बात भी कहना मुश्किल है कि उसका मतलब कितना अधिक, क्योंकि वो तो उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा कि मैं किसी का पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। तो अब ये बात मतलब अगर सचमुच इसमें अगर दम होता तो ऐसा कुछ हो ही जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो या तो हम ट्रम्प को हर बार गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, बट वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो जो कहते हैं तो इसलिए वो खबर भी बनती है। तो ज़ाहिर तौर पे पर ये नेतन्याहू के लिए इज़राइल में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ये युद्ध खत्म होता है तो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, वो उनके गिरेबान तक पहुँच जाएँगे और वो जो पुराने जो करप्शन के जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, जिसमें महँगे तोहफ़े वग़ैरह लेने की जो बातचीत वग़ैरह है उनके उनके खिलाफ, वो वापस एक्टिवेट हो जाएँगे और वो फिर शायद उनकी कुर्सी ले डूबें और कुर्सी गई तो फिर उसके बाद वो शायद जेल में होंगे, ये बात शायद ट्रम्प सही कह रहे हैं। तो नेतन्याहू ने क्या अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को उन्होंने इज़राइल के सर्वाइवल का इश्यू बना दिया। ये उनके खुद का पॉलिटिकल सर्वाइवल का विषय था। लेकिन देखिए इज़राइल की जो अपोज़िशन पार्टीज़ भी हैं, जो चाहे वो दूसरे जो उससे पहले भी थे, सभी बहुत ज़्यादा दक्षिणपंथी हैं और इज़राइल की जो आवाम भी है, जनता भी है, उसमें भी एक अजीब अजीब किस्म का मूड है। एक एबी मार्टिन करके एक अमेरिकन पत्रकार है, उन्होंने वो काफ़ी यहाँ पे वीडियो बनाया था। आम लोगों से बात कर रही हैं सड़कों पे इज़राइल के और वो सभी लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म कर दिया जाए। हुँ, तो हमारे लिए सर्वाइवल की बात है, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो हमें कि इज़राइल का जो मूड है, बड़ा अजीब-सा मूड है, लेकिन अगर वो उनको ज़मीनी हकीकत को जैसे कि जेडी वांस ने ये भी कहा कि स्मेल द रियलिटी अराउंड यू, हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये वही कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत बदल चुकी है और आप भी अपने आप को बदल लें। देखिए, अगर इज़राइल का एटीट्यूड कि हम जंग नहीं करेंगे, दूसरे देशों की ज़मीन को नहीं हथियाएँगे, सीरिया में बैठे हुए हैं, लेबनान में साउथ लेबनान में बैठे हुए हैं, हाँ, जॉर्डन में तो आप पहले हड़प ही चुके हैं, इजिप्ट से भी हड़प चुके हैं। तो अब आई थिंक इज़राइल आने वाले समय में इज़राइल को जो है बहुत ही एक चेतावनी दे दी गई है। हालाँकि ट्रम्प की बात को आपने जैसे सही कहा कि
हम भरोसा नहीं कर सकते, क्या कर सकते, लेकिन पब्लिकली ऐसी बात कहना इसराइल के खिलाफ, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का कोई भी नेता अगर इसराइल के खिलाफ बोलेगा तो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर सकता अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप इतना तो जानते हैं, बहुत ही इस चीज में तो बहुत माहिर है वो, कि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए, टीवी पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हालांकि वो लगता है कि उन्हें विरोधाभास बहुत है, आज एक बात बोलते हैं, कल दूसरी बात बोलते हैं, लेकिन वो सब उनका इस उनकी पूरे राजनीति का हिस्सा है, वही उनकी राजनीति है। इस पूरी समझौते और शांति प्रयासों की बिसात पर एक खिलाड़ी पाकिस्तान भी, और ये भी भारत में थोड़ी सी तकलीफ की वजह है कि भाई पाकिस्तान को देखिए इतना महत्व क्यों मिल रहा है, और भारत जो है लगातार इसमें, मतलब अभी हम G7 में गए भी थे प्रधानमंत्री, तो देखा जा सकता था कि वो कितने असहज, कितने किनारे, और कितना मतलब उनको उनका महत्व कितना कम होता जा रहा है बहुत तेजी के साथ, वो जब सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं उसमें। और तो ये भी एक है कि पाकिस्तान, हालांकि इसमें पाकिस्तान की कितनी क्या भूमिका रही होगी वो भी सोचने की बात है, क्योंकि वो अकेले अपने अपने दम पे ये कर रहा था, या अमेरिका के कहने पे ये इस तरह से चीज़ें हो रही थी, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो भी किया, पाकिस्तान के और अमेरिका के रिश्ते और खास करके ये सुरक्षा के क्षेत्र में हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। वो 50 के दशक से रहे हैं हमेशा, हालांकि वो पहले वो उनका मिलिट्री अलायंस का मेंबर भी रहा है, फिर वो 70 के 80 दशक में जो मुजाहिदीन की जंग हुई अफगानिस्तान में, तो उसमें तो जो ISI जिया उल हक का जो रोल रहा, फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर हुआ परवेज मुशर्रफ के टाइम में, तो वो पूरा, तो एक तरह से वो उनका बेस रही है, और उनके संबंध अच्छे रहे। और जो देखिए, पाकिस्तान के संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं है। पिछले साल की बात है कि दोनों एक दूसरे पे मिसाइल डाल रहे थे, गिरा रहे थे, ईरान ने भी किया था और फिर पाकिस्तान ने भी किया था। तो पाकिस्तान ने जो किया है वो जाहिर है अमेरिका के कहने पे किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों चुना, ये सवाल है। वो किसी और देश को भी चुन सकते थे। उसकी वजह यह है कि देखिए, गल्फ के किसी देश को चुनते तो ईरान की लीडरशिप वहां जाने को तैयार नहीं थी। वो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान ईरान का, तो उनके जो नेता हैं वो इसी बात में उनको था कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि इसराइल किस तरह से मार रहा था लोगों को, घरों घर घर में लोग मारे गए हैं अपने। अली लरजानी जो कि बहुत बड़े वहाँ के नेता थे, अपने घर में अपने खानदान के साथ अपने घर में मारे गए हैं। इस तरह के अटैक हो रहे थे। तो वो लोग बहुत ही, तो उसको करने का एक ही तरीका था कि किसी पड़ोसी देश में जाए। वो पड़ोसी देश केवल पाकिस्तान है, और किसी वजह से अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत मेहरबान हैं आसिम मुनीर के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। वो अलग कहानी है, किस तरह से इमरान खान को गद्दी से हटाया गया, उनकी पार्टी को बैन किया गया, उनको जेल में भेजा गया, इमरान खान को टेररिस्ट घोषित किया गया। देखिए, हमारे इमरान खान से बहुत सारे इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन उनको टेररिस्ट कहना हमारे वो, यहाँ हमारे 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 देश के साबुन के विज्ञापन में वो आया करते थे, तो हाँ, ये मतलब यहाँ से बात शुरू हुई। जो हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हम्म, तो इमरान खान और कपिल देव और इयान बॉथम और रिचर्ड हेडली का नाम होता था कि हाँ, सबसे बड़े जो ऑलराउंडर्स कौन देखिए, से हाँ, हैं दुनिया के। मतलब क्रिकेट का आइकॉन है वो, जो जो क्रिकेट को पसंद करता है वो पाकिस्तान के कैप्टन थे। लेकिन हम लोग भी क्रिकेट खेलने में बहुत कुछ उनसे सीखा है, बहुत कुछ देखा है, और ये उनकी शख्सियत भी बड़ी एक आकर्षित शख्सियत रहे हैं ना, इमरान खान। अब उनको टेररिस्ट घोषित करके जेल में डाल दिया गया है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनकी कोई पूछ नहीं हो रही, उनकी पार्टी को बैन किया गया। देखिए, उसके बावजूद पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई, इंडिपेंडेंट लड़े उनके कैंडिडेट, उसके बाद तभी उनको सरकार नहीं बनाने दी गई। तो जो पाकिस्तान की अभी के जो हालात हैं, सरकार है, देखिए, किसी आप देश में नहीं दिखेंगे कि प्रधानमंत्री और ऑफ आर्मी चीफ साथ में जा रहे हैं कहीं पे, नहीं होता है। विदेश मंत्री जाता है। अब इसमें आसिम मुनीर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इमरान फील्ड खान। फील्ड मार्शल हो गए। हाँ, फील्ड मार्शल तो बनी गए वो। इमरान खान को गिराने में उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इमरान खान से उनकी पुरानी अदावत रही है, उसी वजह से हुआ है। तो इसी वजह से क्योंकि इमरान खान भी पहले प्रधानमंत्री हुए पाकिस्तान के, जो कि इन्होंने जो ड्रोन वॉरफेयर हुआ ओबामा के टाइम में शुरू हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में, इसमें हजारों लोग मारे गए। वो अपने आप एक कहानी अलग है, उसके बारे में कोई बात नहीं कहते हैं। उन्होंने ये खुलासा किया था कि ड्रोन जो थे बाहर से नहीं आ रहे थे, वो पाकिस्तान से ही ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, वो वहीं बमबारी कर रहे थे, और उन लोग के खिलाफ वो बोले। और जब तालिबान की एंट्री हुई, अभी हाल में 2-3 साल में जब तालिबान की एंट्री हुई अफगानिस्तान में, अमेरिका वहां से भागना पड़ा,
तो उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजेशन का अंत हो गया। तो इस तरह की बातें अमेरिका को बिल्कुल कबूल नहीं है, और अभी एक ड्रॉप साइट ने एक दस्तावेज अभी जारी किया है, उसमें वो दिखाता है किस तरह के उनकी तख्ता पलट हुआ है इमरान खान के खिलाफ, रेजिम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की तारीख रही है। वहाँ यही होता है, एक आता दूसरे जाता है। परमानेंट फीचर पाकिस्तान में वही है जो कि आर्मी है वहाँ पे, और उस आर्मी बिल्कुल। के संबंध हमेशा से अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी का जो उनका apparatus है बहुत अच्छे रहे, हमेशा से रहे हैं। उन्होंने साथ में काम किया है, जो कि भारत के साथ या चीन के साथ या रूस के साथ या किसी और देश के नहीं होगा, मुनासिब नहीं है। तो इसी वजह से जिसको बोलते हैं कि पार्टनर्स इन क्राइम रहने का जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम भाई, साथ में रहने पे क्लाइंट स्टेट है जब अपना, गलत आप किया अपनी होता जमीन उनको दे रहे हैं, अपना बेस है कि आपको अफगानिस्तान में मारना है, हमारे आप बेस इस्तेमाल कीजिए, यहाँ हमला करना है यही कीजिए। और F-16 का जहाज पाकिस्तान को 1980 के दशक में दिया था, रोनाल्ड रीगन के टाइम में, जबकि बहुत सारे नेटो के जो मेंबर्स हैं उनको नहीं था। और इसके बाद हम लोग पढ़ते आए कि इससे भारत हमेशा विरोध करता रहा कि इसको पाकिस्तान को मत दो F-16 का जहाज, क्योंकि वो न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकता है। तो एक एक वो अलग किस्सा है। उसमें एक समस्या ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक जीरो सम गेम की मान सकता है कि अगर पाकिस्तान को फायदा होता है तो हमको लगता है हमारा नुकसान हो रहा है, और हमारा अगर फायदा होता है तो उनको लगता है उनका नुकसान हो रहा है। देखिए, वो एक आज़ाद मुल्क है। नहीं, इसका और संदर्भ एक ये भी है, देखिए कि ये सिंदूर के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 120 100 से 120 बार कहा कि ये युद्ध उन्होंने रुकवाया, और उनके कहने पे, और उसके बाद से नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो गर्मजोशी लगभग खत्म हो गई। उसके बाद वो आसिम मुनीर को लंच पे ले गए, और उसके बाद से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेज़ या उसकी सराहना करने लगे। तो यहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जो हम जो हाइफनेशन में थे, हाइफनेशन मतलब कि हर जगह भारत पाक को एक साथ बात की जाती थी, तो वो उससे हम बाहर निकल चुके थे। पर अब वापस भारत पाकिस्तान जो है वापस हाइफनेट हो गए। ये एक बड़ा जो अ, परिवर्तन हुआ है सिंदूर और सिंदूर के बाद से, जो जिसके बारे में बात हो रही है, और उसका श्रेय भी साफ तौर पे उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाने की जो का जो जिम्मा है वो नरेंद्र मोदी पे छोड़ा जा रहा है। पर हम लोग इस बात को अब यहाँ पर थोड़ा समेटते हैं, क्योंकि ये बातचीत लंबी होती जा रही है, और हम जो बातचीत करने आए थे इस पे ईरान और अमेरिकी युद्ध के खत्म होने पर थे। तो इसमें अब आगे क्या दिखलाई देता है कि इज़राइल के लिए क्या होने वाला है, अमेरिका के लिए क्या होने वाला है, और ईरान के लिए क्या होने वाला है, और फिर हम इस बात को खत्म करेंगे। शोभन देखिए, जी। आज जो बातचीत शुरू हुई है स्विट्जरलैंड में, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी बातचीत है, और मेरे ख्याल से आज शाम तक या कल तक से नतीजे सामने आ जाएंगे। तो अब देखिए, इसमें दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ वो समझौता कर ले, लॉन्ग टर्म समझौता, और वो 60 दिन का समय है। और उसके साथ उसमें जो मुद्दा बहुत ज़रूरी वो है ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका क्या होगा, वो बहुत एक मुद्दा ज़रूरी है। वो मेरे ख्याल से 60 दिन में या 90 दिन में हमको एक समझौता हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। इज़राइल की कोशिश रहेगी कि समझौता ना हो पाए, क्योंकि लेबनान का जो मुद्दा है वो भी इसमें समझौते का हिस्सा है। ईरान ने साफ-साफ कह दिया, अगर लेबनान में हमले होंगे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। उन्होंने कल उसको बंद कर भी दिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद रहेगी तो इस समझौता होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो आपकी इकॉनमी जो है, सबकी इकॉनमी तबाह होगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, तो हम वो कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पे आ जाएँगे। तो एक तरफ तो अमेरिका और ईरान कोशिश कर रहे हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं, इसको आगे ले जाएँ। इज़राइल कोशिश कर रहा है कि बातचीत जो आगे ना बढ़े उसको हम किसी तरह से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, डिरेल कर दें, उसको धक्का दे दें कि वो हम्म। कामयाब ना हो पाए। लेकिन जिस तरह के मैसेज अब अमेरिका दे रहा है इज़राइल को, सीधे साफ तौर पे, कि आप ये कोशिश ना करें तो अच्छा। देखिए, अमेरिका इज़राइल के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन तो ले नहीं सकता, ना उनके सैंक्शंस लगा सकता है। तो इसीलिए उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे ट्रंप हो चाहे जेडी वांस, वो सामने खुल के आ रहा है, और इज़राइल इस बात को अच्छे से जानता है कि हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ना तो उनको बमबारी आप कर सकते हैं, ना उनको नहीं, सैंक्शन लगा सकते हैं। पर अपनी लोकप्रियता भी तो नहीं खो सकते ना, जैसे कि पूरा मेगा बेस जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो था वो खिसक गया उनके नीचे से। टकर कार्लसन जैसे लोग जो है एकदम खिलाफ खड़े हो गए, जो मेगा के सबसे बड़े चीयर लीडर थे, ट्रंप के सपोर्टर भी थे, क्योंकि उनको लगा कि ये आप अमेरिका फर्स्ट नहीं, आप इसराइल फर्स्ट की नीति अपनाने लगे हैं। तो हुँ, वो उनको अगर ऐसा करेंगे तो उनको स्थानीय तौर पे अपने अपने लोकल वोटर बेस पे चोट पहुंचेगी।
तो वो भी शायद इसलिए आपने मैं कह रहा हूँ कि मंजूर। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि समझौता हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी उम्मीद की किरण जो मुझे दिख रही है नीतीश, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस को अब इंचार्ज बनाया है इस समझौते को आगे ले जाने के लिए। अगर मार्को रूबियो को बनाया होता तो मैं शायद इसमें इतना थोड़ा निराश रहता। अगर उम्मीद की किरण इसलिए है कि जेडी वांस को बनाया है, और जेडी वांस के जो अपने, जो टकर कार्लसन का नाम लिया, टकर कार्लसन है, कैंडिस ओवेंस है, जो उनका मागा का स्टीव बैनन भी है, वो सब अब इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, काफी समय से बोल रहे हैं एक्चुअली। और वो सब, उन्होंने जंग का विरोध भी किया, बहुत जम के विरोध हुआ अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनका इलेक्शन, अगर ये हार गए तो उनका इम्पीचमेंट होना तय है। तीसरी बार, 2 बार तो हो ही चुका है, वो तो तीसरी जेल बार तो में जो भी इम्पीचमेंट बच्चा होना। कुच्चा बुढ़ापा है वो जेल में कटेगा उनके लिए भी। हाँ, तो उनके तो बहुत जैसे, अब अमेरिका की राजनीतिक स्थिति पहुंच गई कि अब दुश्मनी हो गई है उनकी। कौन बाहर जाता है उसका, उसको खिलाफ 90-95 केस पिछली बार लगे थे, इस बार और लगेंगे। तो वो चाहते हैं, उनके पास अभी 2 साल का समय है, उसको किसी तरह वो कंट्रोल कर लें, क्योंकि वो चाहेंगे कि अगला राष्ट्रपति वो बने, चाहे जेडी वांस बने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर बने, या मार्को रूबियो बने। वो चाहेंगे कि रिपब्लिकन ही बने, क्योंकि उनकी गारंटी रहेगी कि वो जेल से बाहर रहें और ज्यादा केसेस उनके खिलाफ ना हो। तो ये उम्मीद की 2 किरण जो है लग रही हैं। क्योंकि ये सबसे सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि बात यहाँ से शुरू हुई थी। ये युद्ध शायद इसलिए भी छेड़ा गया क्योंकि एप्स्टीन केस में के कागज़ खुलने लगे थे, और उसमें ऐसा कहा जाता रहा है अभी तक। वो भी, जैसे नेतन्याहू, जब तक युद्ध है तब तक उनकी जान बची हुई है। ट्रम्प भी इसलिए बचे हुए हैं कि जब जिस दिन भी वो सारे कागज़ साफ-साफ खुलेंगे, तो उन्हें ये पता है, बाकी लोगों को शायद कितना पता है पता नहीं मुझे, कि उन्हें ये पता है कि वो उनको उनको भी टाँगा जाएगा जब एप्स्टीन के कागज़ सब सामने आएँगे। जिसके बारे में भी लगातार रिपोर्ट्स आती रही हैं, अभी बिखर-बिखर कर। पर उसमें कई ऐसे शिकार हैं जो नाबालिग लड़कियों ने ट्रम्प का नाम लिया है उसमें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शोभन, इस बातचीत के लिए। मेरे ख़्याल से हिंदी में इस इतना विस्तार से और इतना बढ़िया उसको पैराफ्रेज़ करने वाली बातचीत कम होती है। तो मेरे ख़्याल से हमारे दर्शकों को ये बात अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आई होगी, विमर्श शायद थोड़ा-सा बेहतर होगा। दुनिया में जो हो रहा है वो, और उस समय उसके बीच में भारत कहाँ है वो, और इसके आगे अब क्या होता जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर हम लोग शोभन, फुटबॉल पे भी अलग से हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि उसका महत्व जो है वो भी काफ़ी है। जी। मतलब हम गरीब से गरीब जगहों पे जाके देख सकते हैं, से लेकर सबसे महँगे क्लबों में जाके देख सकते हैं कि कैसे फुटबॉल जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति और खुशी जैसे फुटबॉल लेके आती है, वैसा वैसा और कुछ लेके नहीं आता। एक बात, आखिरी बात, हम फुटबॉल पे हमने शुरुआत की थी, फुटबॉल पे खत्म करना चाहूंगा मैं। मेरे जो यहाँ दोस्त हैं ब्राजील के लोग, वो हमेशा पूछते हैं कि भारत कब खेलेगा वर्ल्ड कप में। तो उसका जवाब देना, और पूछते हैं भारत में, यहाँ भारत को यहाँ लोग क्रिकेट का देश मानते हैं। लोग पूछते हैं कि भारत में फुटबॉल खेली जाती है, तो मैं बताता हूँ कि फुटबॉल का कितना इतिहास रहा है भारत में। बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि 19वीं शताब्दी में केवल 5 फुटबॉल एसोसिएशंस थी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, और 5 एसोसिएशन इंडिया में बनी थी 19वीं शताब्दी में। फीफा 20वीं शताब्दी में बना है। तो वो देख, कुरासाओ जैसे, मुझे भी पता नहीं था कुरासाओ जैसा कोई देश है, वो खेल रहा है वर्ल्ड कप में। स्कॉटलैंड, जो कि देश है ही नहीं, वो भी खेल रहा है। ठीक है। और आइवरी कोस्ट, ये छोटे छोटे अफ्रीका के देश खेल रहे हैं, लेकिन बोले कि ये आई थिंक ये मुद्दा है। 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो, मतलब फुटबॉल जितना भी खेल रहा है वो इतना नहीं खेल रहा कि क्वालिफाई करके जो है उन क्या क्या 32-38, हाँ, 40 देशों उसमें में आ सके। उसमें एक सांत्वना के लिए यही है कि चीन भी नहीं खेल रहा है। जो कि हमारे वो नहीं, भी अब तो चीन, 140। पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा है और हम भी नहीं खेल रहे हैं। मतलब हमें इस बात को लेकर हम खुश हो सकते हैं इस बात को लेके। मैंने एक देखा तो था। बहुत बहुत, ठीक। पर जापान और कोरिया खेल रहे हैं बहुत अच्छा गेम, और हम देख सकते हैं दोनों देश एशिया के जो हैं वो दोनों अच्छा खेल रहे हैं। कोरिया में तो पहले फुटबॉल का फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड हुआ वर्ल्ड भी है, कप हो भी हाँ। चुका है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत का। और अगर आपको दर्शकों की बातचीत अच्छी लगी तो इसको अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसके साथ सहयोग करिए, इसके बारे में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और लोगों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार, और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इंफॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएं कि सच कहाँ है,
जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।